कहानियाँ सुननी है आपको? द स्टोरी टेलर सेक्शन की शुरुआत हो रही है। सब्सक्राइब टू हिमाचल वायर। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। वेलकम टू द स्टोरी टेलर सेक्शन ऑफ हिमाचल वायर। आज से कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी आपको, कहानियाँ पहाड़ों की। सबसे पहले जो कहानियाँ शुरू हो रही हैं वो है मीनाक्षी चौधरी की लिखी हुई किताब लव स्टोरीज ऑफ द शिमला हिल्स से। खूबसूरत पहाड़ों के प्यार का एहसास, समझ रहे हैं ना? और मीनाक्षी चौधरी के राइटिंग स्किल्स ऐसे हैं कि चाहे वो कहानी 400 साल पुरानी ही क्यों ना हो, आप उस कहानी के प्यार को, उसके एहसास को फील करेंगे। तो पहली कहानी है लव स्टोरी ऑफ अ सती। ये तकरीबन 400 साल पुरानी कहानी है और इस किताब की पहली कहानी है। ये कहानी अपर शिमला में जुब्बल के आसपास की है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स लाला, बोया, घेंतू। लाला बोया ठोडा प्लेयर्स थे। ठोडा हिमाचल का एक अलग ही रंग है। ठोडा के ऐसे हुनरमंद प्लेयर्स कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो तो चलते तीर पे भी निशाना लगा सकते हैं, कोई हरा नहीं सकता था उनको। ये दोनों थे तो भाई, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे। इनको किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं थी। इतनी दोस्ती थी इन दोनों में कि इनका नाम भी कभी अकेले नहीं लिया जाता था। और आज भी जब ये कहानी सुनाई जा रही है, या जिसने मीनाक्षी को ये कहानी सुनाई, उसने भी लाला बोया का नाम साथ में ही लिया। तो जब तक लाला बोया रहे, कहीं पे भी ठोडा खेला जाता था। इनके बिना वो पूरा नहीं होता था और ये तो उसमें जीतते ही जीतते थे। एक बार की बात है, खोडा बलसाम में मेला था, ठोडा खेला जाना था। लाला बोया तो वहां पे आने ही थे। ये कहानी 400 साल पुरानी है। आज भी हिमाचल में जहां मेले होते हैं, गांव भर के लोग उधर आते हैं। दूर दूर गांव से लोग सज धज के मेला देखने के लिए आते थे। लेकिन ये तो क्योंकि 400 साल पुरानी कहानी है, उस वक्त तो उसका शौक ही अलग हुआ करता था। तो सब लोग सज धज के मेले में आए थे। बोया की नज़र एक बहुत खूबसूरत लड़की पे पड़ती है। उसने एकदम चमकीला लाल सूट पहना है, पीले रंग का धातु है जिसपे बहुत ही सुंदर फूल कढ़ा हुआ है। रंग बिरंगा उसका चादरू है, सुराहीदार गर्दन जिसपे जो उसने नेकलेस पहना है, हार बहुत अच्छा सज रहा है। पतले पतले हाथों में एक हुक्का भी है। बोया तो अपना दिल खो बैठा था उसे देखते ही। तो वो अपने भाई लाला को बोला, जरा पता करो कौन है ये। लाला बोया के पास सारी खबर लेके पहुंचता है कि नाम है घेंतू और बतोचा गांव के मुशु की बहू है ये। बोया को तो प्यार हो चुका था। ठोडा शुरू होने की तैयारी होने लगी, ढोल बजने लगे, खूब शोर मचने लगा। लाला और बोया वहां पे गए, लेकिन बोया की नजरें तो घेंतू को ही ढूंढ रही थी। तो उसने देखा जहाँ पे सारी औरतें बैठी थी, घेंतू भी वहीं पे बैठी है। बोया ड्रामा करने लगा कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, लंगड़ाने लगा, ठीक से नहीं खड़ा हो रहा था, कांटा चुभ गया है, ये तो निकालना पड़ेगा। ये उस वक्त की बात थी जब औरतें काफ़ी कुछ सामान अपने साथ लेके चला करती थी। जहाँ सारी औरतें बैठी थी, वहीं पे से किसी औरत ने बोया को सुई दी। बोया लंगड़ाता हुआ उन्हीं औरतों के पास चला गया और घेंतू के साथ ही खड़ा होके ड्रामा करने लगा कांटा निकालने का। कांटा तो था नहीं, लेकिन नजरें सारी घेंतू पे ही थी। यहाँ पर घेंतू की नज़र भी बोया से मिलती है। ये इतना मैजिकल मोमेंट है, वो लव एट फर्स्ट साइट वाला। घेंतू का पूरा शरीर कांपने लगता है। किताब की कहानी ये बताती है। उसके हाथ से हुक्का भी गिर जाता है। बोया उसे देख के मुस्कुराता है, घेंतू भी उसे देख के मुस्कुराती है। बस यही मोटिवेशन लेके बोया दोबारा ठोडा खेलने पहुंचता है। वो तो जीतना ही था। दोनों भाई मिलकर इतना बढ़िया खेलते हैं, इतना उम्दा खेलते हैं कि हर गेम जीत जाते हैं। ठोडा गेम में इस तरह हुआ करता था कि जब भी कोई एक गेम जीतता था, तो जो जीतता था वो गाने गाता था चिढ़ाने के लिए हारी हुई टीम के लिए। तो वो हंसी मजाक भी चल रहा था, सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। जब पूरी गेम खत्म होती है तो खूब नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, सब लोग नाचने लगते हैं। घेंतू भी नाचने लगती है और बोया की नजरें घेंतू पर। किताब की कहानी कहती है कि क्या खूब नाचती है घेंतू।
और नाचते नाचते उसका चादरू बोया को छू जाता है। प्यार के समंदर में जो उबाल आता है, इस कहानी को पढ़ते हुए आप वो महसूस करेंगे। बस फिर क्या था, बोया तो घेंतु के ऊपर चांदी के सिक्के बरसाने लगता है। वहीं पर घेंतु का पति अजुआ भी है। उसे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। भीड़ में जाता है अंदर, घेंतु को कुछ गालियां देता है, पिटाई भी करता है। घेंतु को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने घर वापस जाती है, अपने ससुराल। वहां जाके अपने ससुर से कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है। ससुर को लगता है कि कुछ गड़बड़ तो हुई है। ससुर उसमें जरा समझदार दिखाया है। वो अपनी बहू को थोड़ा शांत होने का वक्त देता है, इधर उधर की बातें करके मेन बात घेंतु से निकलवाने की कोशिश करता है कि मेले में कौन सबसे ज्यादा सज रहा था, ठोडा का खेल कैसा रहा, किसने सबसे बढ़िया ठोडा खेला और क्या क्या देखा तुमने, सबसे बढ़िया चीज, ये सब। तो घेंतु पहले तो इस बात को समझ जाती है और बहुत ही होशियारी से कहती है कि सबसे खूबसूरत तो वहाँ पे आपका बेटा और मेरा पति ही था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह बातें बढ़ती जाती हैं तो वो फंस जाती है। ठोडा की इतनी बात होती है और लाला बोया के बारे में वो इतना कुछ बोलती है कि उसके ससुर समझ जाते हैं कि ये तो ठोडा प्लेयर्स लाला बोया हैं। ससुर इस बात को भांप जाते हैं कि ये प्यार मोहब्बत की बात है, इस तरह रोकना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर वो घेंतु को लालच देने लगते हैं। कहते हैं कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतनी दौलत है, मेरे बाद तो मेरे बेटे को ही मिलनी है, तुम्हारे पति को। घेंतु इस पर कोई जवाब नहीं देती। उस वक्त के गांव के घरों में ऊपर जो एटेक होता है उसको चंदार बोला करते थे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बस यूं ही डंप की होती थी, संभाल के रख दी होती थी, कभी खोलेंगे इस तरह। तो घेंतु के ससुर कहते हैं कि देखो आज तो तुम मायके जा नहीं सकती क्योंकि मेला है। मेला जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हर एक घर के लिए कुछ गेस्ट बांट दिए जाते हैं। जो लोग मेले में आते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, रात को वो गांव के घरों में ही रुकते हैं। तो हमारे घर पे भी कुछ गेस्ट आएंगे, खाना बनाना होगा। गांव के सबसे बड़े घर में अगर खाने को उन्हें नहीं मिला तो कितनी बेइज्जती की बात है, आज रुक जाओ। घेंतु रुक जाती है। वो कहता है कि जाओ ऊपर चंदार से दाल ले आओ। अब चंदार में वो घेंतु को इसलिए भेजता है क्योंकि वहाँ पर उसने सोना, चांदी, कीमती जेवर ये सब रखे होते हैं। वो चाहता है कि ऊपर जाके घेंतु उसे देखे, उसके मन में लालच आ जाए और वो मन बदल दे। घेंतु ऊपर जाती है, चीज़ें देखती है और नीचे आती है। तो वो कहती है कि यहाँ पे तो दाल थी नहीं। तो ससुर बोलते हैं अच्छा क्या देखा तुमने, क्या मिला तुम्हें? तो वो कहती कुछ नहीं, गोबर पड़ा है ऊपर, बदबू आ रही है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। ससुर का ये दाव भी उल्टा पड़ गया था। फिर रात के वक्त लाला बोया घेंतु का घर ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहे होते हैं। लंबे चौड़े दो सुंदर नौजवानों को देखकर घेंतु का ससुर समझ जाता है कि ये वही है लाला बोया। एक बहुत बड़ा कुत्ता उन पर छोड़ देता है। पर ये जो हैं बहुत हिम्मती भी हैं, कुत्ते को पटक के मार डालते हैं और घेंतु जहाँ पे पटांडे बना रही होती है रसोई में, वहाँ पर पहुँचते हैं। अब बोया घेंतु को इम्प्रेस कर रहा है अपने घर के बारे में, अपने गांव के बारे में चीज़ें बता के, थुंडल के बारे में। तुम्हारे यहाँ पे पटांडे के साथ में एक ही सब्जी खाते हैं, हमारे गांव में तो 4-5 सब्जी होती है। मेरा गांव इतना बड़ा है कि मेरे जैसे 60 नौजवान कजिन्स हैं, मेरे भाई लोग, और कुएं के पास तो 60-70 औरतों की लाइन लगती है। इतना बड़ा गांव है। 4 डोगरियां हैं मेरे पास। हमारे गांव में औरतें बाहर काम नहीं करती और घर में भी खूब नौकर चाकर रहते हैं। ये बातें अलग है, पर घेंतु तो पहले ही बोया को दिल दे चुकी थी। बोया, लाला और घेंतु रात में ही घर छोड़कर थुंडल चले जाते हैं। बहुत प्यार से दिन बीत रहे होते हैं। बोया के प्यार में घेंतु बहुत बहुत खुश है। समय का चक्र चलता है। जुब्बल के राजा के 18 सैनिक उस दिन थुंडल आते हैं जिस दिन लाला और बोया कहीं गए हैं। घेंतु को देखकर बहुत बुरी बुरी बातें कहते हैं। लाला और बोया के बारे में बहुत अपशब्द कहते हैं। एक मिनट गिन रही है घेंतु के कब आएगा उसका पति वापस, कब आएंगे लाला बोया वापस। लाला बोया गांव पहुंचे। जब घेंतु ने लाला बोया को उन 18 सैनिकों के बारे में बताया तो किताब कहती है कि इतना गुस्सा आया दोनों भाइयों को
कि सारे पशु पक्षी भी उस गांव के ये समझ गए कि आज कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पर सैनिकों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने दिमाग से काम लिया, अपना गुस्सा शांत किया और घेंतु से कहा कि तुम जाओ सिड्डू बनाओ। सैनिकों के पास गए और बोले कि आइए आप खाना खा लीजिए। लाला एक एक सैनिक को हाथ धोने के बहाने लेके आता था और बोया वहीं दरवाजे के पीछे एक चाकू लेके छुपा था। एक एक करके 18 सैनिक मार दिए गए। बात बाहर निकली, आग की तरह फैली तो गांव वाले बहुत डर गए। उन्होंने कहा आप हमारे बहुत प्यारे हैं, आप इस गांव की शान हैं, लेकिन इस बात पे राजा को बहुत गुस्सा आएगा। जुब्बल के राजा, पता नहीं वो क्या करे, तो आप कहीं और चले जाइए। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता आपको गांव छोड़ना पड़ेगा। लाला और बुया दुखी तो बहुत हुए, लेकिन बात भी ठीक थी। पास के ही कुठार गांव जाने का उन्होंने फैसला किया। घेंतु, लाला और बुया अपनी कुछ गाय लेकर, देवता का एक बैल लेकर कुठार रहने चले गए। वो कुठार में रह तो रहे थे पर बिल्कुल खुश नहीं थे। अपना गांव, अपनी जगह सब छोड़नी पड़ी थी उन्हें, और मुश्किल समय आना अभी बाकी था। एक दिन अचानक बोया की मृत्यु हो गई। घेंतु इसको सह नहीं पाई। उसने ये फैसला किया कि वो अपने पति बोया के साथ ही सती हो जाएगी। कुठार के राजा ने घेंतु से कहा कि आप यहीं पे सती होने का फैसला लीजिए, लेकिन उसने कहा नहीं, हम थुंडल के हैं, मुझे अपने पति को वापस लेके जाना है। कुठार के राजा, कुठार के गांव के कुछ लोग घेंतु, लाला, बोया के शरीर को लेके थुंडल वापस आए। वहीं पे सारे आखिरी संस्कार किए गए बोया के, और वहीं पे घेंतु अपने पति के साथ सती हुई। कहा जाता है कि आज भी उस जगह को पूजा जाता है। ये प्रेम कहानी थी सती की, अ लव स्टोरी ऑफ सती। ये तो बस एक शुरुआत है, अभी बहुत सारी कहानियां लाइंड अप है। सब्सक्राइब कर लीजिए आप हिमाचल वायर को इमीडिएटली। थैंक यू सो मच।